तो हेलो दोस्तों। कल जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम लोग पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। आज की जो क्लास चलेगी उसका नाम है अक्षांश। अक्षांश ठीक है, ये है अक्षांश और देशांतर। तो पहले अक्षांश समझ लेते हैं कि अक्षांश किसको कहते हैं। ये किसी भी एग्जाम में अगर हम एग्जाम देते हैं तो एक न एक प्रश्न हमेशा रहता ही रहता है, और प्रश्न रहे या न रहे लेकिन उस स्थान की या किसी भी स्थान की कोणीय दूरी या कोणीय समय निकालने में काफी मदद होता है। जैसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इस समय भारत में अगर दिन के 12 बज रहे हैं तो अमेरिका में ये समय कितना बज रहा होगा, या लंदन में ये समय कितना समय हो रहा होगा। तो इस तरीका से यदि हम लोगों को ज्ञात होगा तो अक्षांश और देशांतर जब तक कि नहीं निकाल पाएंगे, नहीं समझेंगे, तब तक उस समय को ज्ञात करना काफी मुश्किल होगा। तो देखते हैं, पहले अक्षांश देख लेते हैं। तो अक्षांश किसको कहते हैं? तो अक्षांश अक्षांश जो है इसको इंग्लिश में लेटीट्यूड रेखा कहते हैं। लेटीट्यूड इंग्लिश में इसका नाम है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड रेखा, लेटीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ, मतलब उसकी जो आकृति होगी कुछ इस तरीका से होगी। अच्छा, आदमी लेटता है तो इस तरीका से बन जाता है, नहीं इस तरीका से लेट जाता है। अगर खड़ा रहेगा तो ऐसे रहेगा, नहीं। हाइट नापने के लिए, उसकी लंबाई नापने के लिए उसको खड़ा कराया जाएगा तो कहा जाएगा कि तुम इतना लंबा हो, तुम इतना लंबा हो, 5 फीट लंबा हो, 3 फीट लंबा हो या 7 फीट लंबा हो, तुम इतना लंबा हो। अब सोने के लिए कहा जाएगा तो कहा जाएगा तुम लेट जाओ, लेट जाओ। तो जो रेखाएं इस तरीका से पाएगी, जो इस आकृति में पाएगी, वो रेखाएं लेटीट्यूड कहलाएगी, यानी वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। और जो रेखाएं इस तरीका से लंबा रहेगा तो उसको लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा, यानी उसको देशांतर रेखा कहा जाएगा। तो पृथ्वी पर हम देखते हैं कि दो तरह की रेखाएं पाई जाती है। एगो इस तरीका से रेखाएं पाई जाती है, इस रेखाओं को लेटीट्यूड रेखा कहते हैं, यानी इसे अक्षांश कहते हैं। और इस तरीका से भी कुछ रेखाएं बनी हुई है, इन रेखाओं को लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, यानी इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि इनको देशांतर किनको कहा जाता है और किनको अक्षांश कहा जाता है। तो यहाँ पर एक मुख्य रेखा है, यहाँ से यहाँ पर एक मुख्य रेखा मिलेगी, एक मुख्य रेखा मिलेगी, एक मुख्य रेखा मिलेगी। अच्छा, उस रेखा को छोड़ देते हैं, हम इस वृत्त में देख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो इसमें साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक मुख्य रेखा दिख रही है, इसको 0 डिग्री इक्वेटर बोला जाता है। मतलब कि यह पूरा पूरा पृथ्वी है, यह पृथ्वी है, पूरी पूरी गोल है, गोल है। अब पृथ्वी के ही अध्ययन को भूगोल कहा जाता है। भूगोल, भू मतलब पृथ्वी होता है, भू मतलब क्या होता है? पृथ्वी। भू मतलब पृथ्वी होगा। तो अब देखिए ना, भू मतलब जब सही पृथ्वी होगा तो पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखाएं गुजरी होगी, भूमध्य, जो पृथ्वी के बीचों बीच से रेखाएं गुजरी होगी, उन रेखाओं को भूमध्य रेखा कहेंगे। उन रेखा को क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा कहेंगे। और इसको इंग्लिश में 0 डिग्री इक्वेटर। अच्छा, भूमध्य रेखा इसको कहेंगे। इसका और दो नाम है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है, और इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है। और एक नाम और है कि इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा। यानी भूमध्य रेखा हो गया, और 0 डिग्री अक्षांश भी हो गया, 0 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश भी हो गया, 0 डिग्री अक्षांश भी हो गया, अक्षांश भी हो गया, और 0 डिग्री अक्षांश और भूमध्य रेखा, और एक है विषुवत रेखा, एक है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसी का नाम है, तो विषुवत रेखा भी हम लिख देते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा, तो 3 नाम इसी का है, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है। अच्छा, यहीं पर एक और बहुत अच्छा बात समझ लेते हैं, बहुत वीवीआई बात है। कौन सी बात है? कि यहाँ पर जो भूमध्य रेखा बीचों बीच से जा रही है, तो इसको 2 भागों में बांट दे रही है। एक भाग इधर हो जा रहा है और एक भाग इधर हो जा रहा है, यानी एक भाग, आधा भाग इधर, आधा भाग इधर, 2 भागों में बांट देता है।
तो इन दोनों भागों का अलग अलग नाम भी है। इन नामों को हम देख लेते हैं कि इन नामों को क्या कहा जाता है। तो इन नामों को क्या कहा जाता है, देखते हैं हम बढ़िया से। तो इसको क्या कहेंगे, अभी हम भूमध्य रेखा लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे, नहीं भूगोल लिखेंगे, सॉरी पृथ्वी लिखेंगे। ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के दो भागों में बांटा जा रहा है। पृथ्वी को यहाँ से बीच से यहाँ काटल है, एगो ऊपर में बांटा जा रहा है और एक नीचे में बांटा जा रहा है। तो देखिए ना, ऊ से ऊपर ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर और ऊ से उत्तर, यानी कि जो 0 डिग्री है उसके ऊपर वाला भाग उत्तर कहलाता है और यह गोला का आधा है, यह गोला का आधा है, इसीलिए इस भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध, इस भाग को क्या कहेंगे, उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और उत्तर के जस्ट उल्टा दक्षिण कहलाता है। तो ये वाला जो भाग है यह दक्षिण कहलाएगा, यानी यह भी गोला का आधा भाग है, यह भी गोला का आधा भाग है। तो यह इसका पूरा नाम कहलाएगा दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्या कहेंगे, पूरा हम इसको दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। पूरा इसको क्या कह देंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो वो हो गया उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध समझ गए होंगे। अच्छा, इतना ही पर बात खत्म नहीं होता है, बात कुछ और आगे बढ़ती है और देखते हैं कि कहाँ आगे तक बढ़ती है। तो यहाँ से एक और रेखा है, एक और रेखा गुजरी हुई है। ये भैया यहाँ से वो और रेखा जब गुजरी हुई है तो यहाँ से इस वाले भाग को, ये वाले भाग और ये वाले भाग भी कुछ नया नाम से बनेंगे। तो देखिए ना, यहाँ से इधर वाला भाग जो है यह पूरब कहलाता है। पूरा यहाँ से भाग क्या कहलाता है, पूरब कहलाता है। और पूरब जब कहलाता है तो यह भी गोला का आधा भाग है, यानी इसको भी हम पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं, पूर्वी गोलार्ध इसको कहेंगे, इसको पूर्वी गोलार्ध कहेंगे। और यहाँ से इधर भी आधा वाला भाग है, यहाँ भी आधा वाला गोला का आधा भाग है। तो यह पूरब हो गया। अब पूरब के उल्टा क्या हो जाएगा, तो पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया हमारा पश्चिमी गोलार्ध, वो हो गया पूर्वी गोलार्ध और इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि पूर्वी गोलार्ध। एक बार फिर से इसको रिकॉल ले लेते हैं। देखिए यहाँ से यह जो रेखा है इसके ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और इसके नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। फिर उसके बाद में यदि यहाँ से हम देखें, फिर उसके बाद में यहाँ से देखें तो यहाँ वाला ये जो भाग है यह पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और ये वाला जो भाग है यह पश्चिमी गोलार्ध है। फिर से ये वाला जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, ये वाला जो भाग है दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला जो भाग है पूर्वी गोलार्ध, ये वाला जो भाग है पश्चिमी गोलार्ध। तो उम्मीद करते हैं चारों गोलार्ध समझ गए होंगे। अब फिर से आते हैं इसी जगह पर कुछ नया समझने के लिए। तो देखते हैं, अब फिर से नया समझने के लिए कुछ आते हैं। तो देखते हैं कि अब क्या यहाँ पर समझना है। यहाँ पर अभी समझना है कि हाँ, यहाँ पर अभी समझना है, ये हो गया भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, ये हो गया, ये बीच वाला लाइन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे है कि यहाँ से यहाँ तक उत्तरी गोलार्ध हम देखें, यहाँ से यहाँ दक्षिणी गोलार्ध हम देखें, यहाँ से यहाँ तक पूर्वी गोलार्ध देखें और यहाँ से ही पूरा पश्चिमी गोलार्ध देखें। तो इतना तक तो हम देख लिए। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, थोड़ा सा खाली और देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा कहते किसको है। तो ये देखिए भूमध्य रेखा के समांतर, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर ये रेखाएं खींची गई है। तो भूमध्य रेखा के समांतर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। अब देखिए यहाँ से यह अक्षांश रेखा है, यह वृत्त की तरफ है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा वृत्त है, पूरा ये इस तरीका से वृत्त बना हुआ है। तो ये पूरा अक्षांश वृत्त कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे अब हम बात करेंगे। अब हम बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन सी बात है कि ये जो रेखा है
अब देखते हैं ये जो रेखा है, मान लीजिए खूब वृत्त खींचा गया है, एक वृत्त यहाँ, एक वृत्त यहाँ, 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 यहाँ खींचा गया और यहाँ आया तो सबसे छोटा वृत्त हो गया। सबसे छोटा वृत्त यहाँ मिलेगा, यानी सबसे छोटा वृत्त बिंदु के आकार का मिलेगा और सबसे छोटा वृत्त यहाँ एक बिंदु के आकार का मिलेगा। अच्छा, एक बात और बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी रेखाएं हैं? टोटल 90 रेखा है। कितनी रेखा है? 90 रेखा है। और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो इधर भी कितनी रेखाएं मिलेगी? 90 रेखाएं मिलेगी। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा। अगर कुल हमसे अक्षांश रेखा पूछेगा कि टोटल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, तो हम आराम से इसको 90 या प्लस 90 जोड़ देंगे और कह देंगे कि गुरुजी 180 गो है, यानी टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180 है। लेकिन गुरुजी कहेंगे बच्चों इले लड्डू, यानी लड्डू मिलेगा तुमको, यह क्योंकि गलत है। कैसे गलत है तो देख लेते हैं। 90 रेखाएं इधर है और 90 रेखाएं इधर हैं। इसकी गिनती कहाँ से की जाती है? तो इसकी गिनती करने का जो यहाँ पर प्रोसेस है, तो देखिए गिनती कहाँ से होगा इसमें जो गिनती होगा, यार ये तो जल्दी मिटेगा भी नहीं। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं। इसमें जो गिनती करने के प्रोसेस है, देखते हैं यहाँ देखिए 0 लिखल है और जैसे ही हम गिनती करेंगे तो यहाँ नीचे इसके एक डिग्री अक्षांश मिलेगा, इस सब डिग्री में होगा। इसके नीचे तब 2 डिग्री मिलेगा, उसके नीचे तब 3 डिग्री मिलेगा, उसके नीचे तब 4 डिग्री मिलेगा। मिलते मिलते कहाँ तक आ जाएंगे? 90 डिग्री तक आ जाएंगे। यानी टोटल रेखा कितनी होगी? 90 रेखा होगी। एक डिग्री पर एक रेखा खींची गई है, यानी 90 डिग्री पर 90 रेखाएं मिलेगी। उसी तरीका से 1 डिग्री यहाँ मिलेगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री मिलेगा, फिर 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 90 डिग्री तक यहाँ पर भी चले जाएंगे। यानी उत्तर में भी 90 डिग्री 90 रेखा, नीचे में भी 90 रेखा, इस तरीका से 90 90 180 हो गया। परंतु ये जो मध्य वाली रेखा है, इन रेखा का गिनती नहीं होता है। इस रेखा का गिनती उस समय नहीं हुआ था, तो अब इसकी गिनती करेंगे। यानी 90 रेखा ऊपर में और 90 रेखा नीचे में, एक रेखा और ही, टोटल मिलाकर के कुल कितने रेखा हो गई? एक रेखा और बराबर टोटल मिलाकर के कितना रेखा हो गई? 90 90 180, यानी 181 रेखा हो गई। लेकिन फिर भी अभी हम गलत हैं। कहाँ गलत हैं? तो फिर से देखते हैं। यहाँ पर 90 रेखा इधर खिंचाया और 90 रेखा इधर खिंचाया, लेकिन यहाँ पर जो होगा ये वो सबसे छोटी रेखा मिलेगी। यहाँ पर जो मिलेगी यहाँ पर जो मिलेगी वह सबसे छोटी रेखा मिलेगी। जो देख रहे हैं, यह जो 90 वाला है, यहाँ पर सबसे छोटी रेखा मिलेगी और यहाँ पर भी सबसे छोटी रेखा मिलेगी। अच्छा, इसका नाम क्या है? तो ही उत्तरी गोलार्ध था, तो इसका जो नाम रखाएगा, ये छोटी बिंदु वाला नाम रखाएगा, इसको ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहा जाता है। तो इसका नाम रहेगा, यह उत्तर में है इसीलिए उसका नाम रहेगा उत्तरी ध्रुव। इसका नाम रहेगा उत्तरी ध्रुव, इसका नाम होगा उत्तरी ध्रुव। और यह दक्षिण में है तो यह नाम रहेगा इसका दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यह हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव। अब देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को। अब देख लेते हैं, तब यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर जो वृत्त बनेगा, एक वृत्त ऐसा बनेगा जो सबसे छोटा वृत्त होगा। तो जब वो सबसे छोटा वृत्त होगा तो उसको हम वृत्त में गिनती न करके बल्कि उसको बिंदु में गिनती करेंगे, तो वह बिंदु हो जाएगा। तो इस तरीका से एगो ऊपर बिंदु बन जाएगा, एगो नीचे बिंदु बन जाएगा। तो उस तरीका से 181 माइनस 2 करना होगा हमको, कहें कि यहाँ से एक एक माइनस होगा, एक एक जो रेखा होगा वो माइनस होगा, तो टोटल रेखाओं की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 179। यानी टोटल मिलाकर के अब हमको सही मिला है कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो 179 होती है। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 179 होती है। इस तरीका से अक्षांश रेखा हमारा क्लियर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध देख लिए, दक्षिणी गोलार्ध भी देख लिए, उत्तरी ध्रुव भी देखे और दक्षिणी ध्रुव भी देखे। अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग कि यह जो रेखा है, यह जो अक्षांश रेखा है, यहाँ पर 90 रेखा खींची गई है। अक्षांश रेखा में यहाँ पर जो है, यहाँ पर नीचे में भी 90 रेखा खींची गई है, इधर भी और इधर भी 90 रेखा खींची गई है, कुछ इस तरीका से। लेकिन ये जो
ये जो दो अक्षांश रेखा है, मान लीजिए ये एक रेखा है और एक ये रेखा, इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की अगर दूरी पूछ देगा तो इन अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हमेशा इस क्वेश्चन को दिमाग में बैठा करके रखना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इक्वेटर हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा और देखते हैं, बहुत अच्छा चीज है। अच्छा चीज क्या है कि यहाँ पर ये देखिए है 23.5 नॉर्थ लिखा हुआ है, ये ने लिखा हुआ है, यानी 23.5 उत्तरी। और यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो 66.5 उत्तरी लिखा हुआ है। यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर लिखा हुआ है और यहाँ नीचे आएंगे तो 23.5 साउथ लिखा हुआ है यानी दक्षिणी, और यहाँ पर 66.5 लिखा हुआ है साउथ यानी दक्षिणी। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। यह 0 डिग्री इक्वेटर हो गया यानी 0 डिग्री अक्षांश हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ 23.5 जो 23.5 उत्तरी है, इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कर्क रेखा। इसको कौन सी रेखा कही जाती है? कर्क रेखा कही जाती है। इसको कर्क रेखा कही जाती है। और यही जो कर्क रेखा है, यहाँ पर भारत हमारा स्थित है, यहाँ पर भारत स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है कर्क रेखा। मोस्ट वीवीआई प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अब देखिए, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है। और यहाँ पर उत्तर में 66.5 उत्तरी है, 66.5 उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक बोला जाता है, यानी कि इसको आर्कटिक बोला जाता है और इसको अंटार्कटिका बोला जाता है। इसको अंटार्कटिका बोला जाता है और इसको आर्कटिक बोला जाता है। अच्छा, यहाँ पर हिंदी में जैसे ही लिखेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे तो उसको आर्कटिक पढ़ेंगे, इसको आर्कटिक पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ये कितना है तो 66.5 66.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। 66.5 एन है, यह नॉर्थ है, एन है। और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर अंटार्कटिका लिखेंगे, यहाँ पर अंटार्कटिका अंटार्कटिका हो गया। यह कितना है तो यह 66 डिग्री, यह 66.5 साउथ है यानी दक्षिणी वाला है। तो यह 66.5 हम इसकी बात कर रहे हैं और ऊपर में इसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, 66.5 जो है इसको अंटार्कटिक कहते हैं। यहाँ टिक है और यहाँ टीका है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे तो ये दोनों याद हो जाएगा। अच्छा, टिक कहाँ कहते हैं? टिक हमारे जो माथा पे रहता है, माथा के जो सेंटर में रहता है उसको हम टिक बोलते हैं। कितना लोग कहता है कि जो चोर होता है उसका टिक खड़ा होता है यानी टाइट हो जाता है, तो टिक ऊपर रहेगा, ध्यान देने वाली बात है। टिक कहाँ रहेगा? ऊपर। और टीका कहाँ रहता है? टीका ललाट पर रहता है। तो टीका रहेगा, टिक रहेगा ऊपर और टीका रहेगा नीचे। टिक रहेगा ऊपर और टीका रहेगा नीचे। ये दोनों को समझने में काफी अंतर होता है। काफी लोग गड़बड़ हो जाते हैं कि टीका किसको कहेंगे और टिक किसको कहेंगे। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अब याद हो जाएगा कि हमेशा टिक ऊपर रहेगा। टिक यानी जो माथा का सेंटर पॉइंट रहता है, जब माथा मुड़ाने पर जो नाई होता है वहाँ टिक छोड़ देता है, उस टिक की बात कर रहे हैं। तो टिक रहेगा ऊपर और टीका रहेगा नीचे। ललाट पर जो टीका लगता है, अगर ये दोनों में तुलना किया जाए तो टिक ऊपर रहेगा और टीका कहाँ रहेगा? टीका नीचे रहेगा। तो यहाँ पर अंटार्कटिका जो है यह नीचे आएगा, अंटार्कटिका नीचे है, यह भूमध्य रेखा से। आर्कटिक कहाँ है? तो आर्कटिक जो है यह ऊपर है। तो यहाँ पर आर्कटिक ऊपर पढ़ेंगे, अंटार्कटिका कहाँ पढ़ेंगे? नीचे पढ़ेंगे। तो 66.5 दक्षिणी अक्षांश को 66.5 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका कहते हैं, अंटार्कटिका कहते हैं। और 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक कहते हैं। 66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक कहते हैं और 66.5 दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? अंटार्कटिका कहते हैं।
अब देख लेते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। इसको कौन सी रेखा कहेंगे? इसको मकर रेखा कहेंगे। कौन सी रेखा? मकर रेखा कहेंगे। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहेंगे और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कौन सी रेखा कहेंगे? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहेंगे। अब इतना से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम देख लेते हैं आगे। अब हम आगे वाली प्रोसेस को देखते हैं कि आगे में क्या है हम लोग के। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे यही प्रोसेस हम लोगों को मिलेगा। अच्छा, एक बात कहते हैं कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव मिलेगा, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव मिलेगा, यहाँ पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा और 0 डिग्री अक्षांश है। यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं आर्कटिक रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं मकर रेखा। मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं अंटार्कटिका रेखा। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया कर्क रेखा, मकर रेखा। अब हम बढ़ते हैं देशांतर में कि अक्षांश के बाद क्या मिलेगा हमको? अब मिलेगा हमको देशांतर। तो हम अब देशांतर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर। यार आगे बढ़ो जी। यहाँ पर अब देख लेते हैं हम देशांतर के बारे में देखते हैं कि देशांतर अब किसको कहेंगे। ए यार, ये जाम हो गया। अब हम थोड़ा सा यहाँ से ले लेते हैं यहाँ से। वो नहीं, वो खुल रहा था। तो अब देखिए यहाँ पर ये इसके बारे में अब पढ़ेंगे। अब हम लोग उधर वाला वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो उधर वाला वृत्त को हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसके बारे में। अब यहाँ से ये वाली जो रेखा है, इस रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अरे सफा समझिए भाई कि जो रेखाएं इस तरीका से है, जो रेखाएं इस तरीका से है, वो देशांतर रेखा कहलाएगी। अब याद करने के लिए बताते हैं। यहाँ पर हो गया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर हो गया दक्षिणी ध्रुव। ये उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। जब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिल गया तो अब समझिए, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होते हुए दक्षिणी ध्रुव को मिलती है, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव को मिलती है, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण, द से दक्षिण, द से देशांतर। यानी जो रेखाएं दक्षिण को मिलेगी, जो रेखाएं दक्षिणी ध्रुव को मिलेगी, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाएगा। जो रेखाएं दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगी, जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगी, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाएगा। उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाएगा। अच्छा, अब समझिए, अब देशांतर रेखा समझ गए होंगे। जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगी, उन रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाएगा। अब आगे समझते हैं। अब देशांतर रेखा समझ लिए। अब आगे क्या देखते हैं? तो अब आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई रेखाएं निकल रही है और यहाँ से यहाँ आकर के यहाँ पर मिल रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर भूमध्य रेखा है, जैसे जैसे हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जैसे जैसे ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। तो जैसे जैसे ध्रुव से हम भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, वह दूरी बढ़ती जाती है। यह प्रश्न जो है बीपीएससी में कई एक बार पूछ दिया है कि दो देशांतर रेखाओं की दूरी कहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो यह जो है भूमध्य रेखा है, यह विषुवत रेखा है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह कहाँ होती है? तो भूमध्य रेखा के पास होती है। और इसकी दूरी अधिकतम कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? सर्वाधिक होती है। तो अब देख लेते हैं। अब हम देखते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, क्या देखते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ से 0 डिग्री उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को यहाँ पर लिखल है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखल है प्राइम मेरीडाइन, प्राइम मेरिडियन लिखल है, प्राइम मेरिडियन लिखा हुआ है। मतलब कि प्राइम मतलब मुख्य होता है, मुख्य देशांतर रेखा। यह जो है अच्छा ये क्या होता है कि यहाँ से चारों तरफ पृथ्वी के खींचा हुआ है। इधर जो फ्रंट पर हमको दिख रहा है उधर भी, और जो बैक साइड में है जो पृथ्वी के पीछे है उधर भी इसी तरीका से रेखा खींची गई है। तो यह रेखा दोनों तरफ खींची गई है, चारों तरफ खींची गई है। और इस टोटल रेखाओं की संख्या कितनी है तो 360 है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है 360 होती है। वही अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या कितनी होती है 179 होती है। अब बोलते हैं एक बात समझना क्या होगा कि जब पृथ्वी घूम रही है या तो इधर घूम रही है या तो इधर, तो इस तरीका से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो पश्चिम इधर हो गया पूर्व इधर हो गया। तो पश्चिम से पूर्व जब पृथ्वी घूम रही है तो कहाँ से कोई समय नापेगा, समय किस स्थान से नापना शुरू करेगा। तो सभी देशों को यह खबर किया गया और सभी देशों के सर्वसम्मति से यह कहा गया कि जो लंदन से रेखा गुजर रही है, जो रेखाएं लंदन से गुजर रही है उसी रेखाओं को प्रधान रेखा माना जाएगा, उसी रेखा को मध्याह्न रेखा माना जाएगा, उसी रेखा को प्राइम मेरिडियन रेखा माना जाएगा। तो यह जो रेखा है 0 डिग्री, यही रेखा को देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। अब जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो 1 मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 2 डिग्री मिलेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 डिग्री मिलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक जो रेखाओं की संख्या मिलेगी वह टोटल रेखा की संख्या 180 मिलेगी। और उसी तरीका से जब हम इधर बढ़ेंगे पश्चिमी देशांतर में बढ़ेंगे, पश्चिमी गोलार्ध में बढ़ेंगे तो इधर भी टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी 180 होगी। यानी 180 और 180 मिलाकर के टोटल कितना हो जाएगा 360 देशांतर रेखा हो जाएगा। इस तरीका से कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है 360 होती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यह प्रधान अक्ष है, यह प्रधान देशांतर रेखा है, यानी मुख्य देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। अब यहीं से इधर पूरब बढ़ेंगे तो हमें 180 में रेखा मिलेगा, और इधर भी बढ़ेंगे पश्चिम बढ़ेंगे तो हमें 180 देशांतर रेखा मिलेगा, टोटल 360 देशांतर रेखा हो जाएगी। अब अगली बात ये है कि यहीं से किसी भी देश की जो टाइम होता है वह टाइम गिनने का काम आता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं थोड़ी सी और बात है, थोड़ी सी और कौन कौन सी बात छूट रही है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 0 डिग्री है इसके इधर में जितनी रेखाएं खींची गई है, यानी यह पूरब है तो पूरब में जितनी देशांतर रेखाएं खींची गई है उन सभी रेखाओं को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। और यह पश्चिम में वेस्ट लिखा हुआ है, जो पश्चिम में देशांतर रेखाएं खींची गई है इन सभी देशांतर रेखाओं को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। इधर वाले को पूर्वी देशांतर, इधर वाले को पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर। तो पूर्वी देशांतर रेखा हो गई और पश्चिमी देशांतर रेखा हो गई। अब देखते हैं यह पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व 24 घंटा में एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक चक्कर यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटा में कितना घूम रही है 360 डिग्री घूम रही है, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम रही है। तो प्रश्न कहता है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है। 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय, 1 डिग्री का मान ये है, तो देख लेते हैं कितना समय लगता है। इसको काटेंगे हम तो 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा और 6 6 का 36 हो जाएगा। अभी भी कटेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा और 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी 1 बराबर कितना हो गया 15। ये घंटा है, अगर मिनट में हम बदलेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हो जाएगा, सॉरी 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएगा। ये घंटा है, अब ये मिनट आ गया, अभी क्या हो गया मिनट आ गया। तो अब 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि 1 घंटा में 15 डिग्री चलता है, 1 घंटा में 15 डिग्री पृथ्वी घूमती है। यह भी वही बात कह रहा है कि 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है।
15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में, तो इस ई 1 से 1 कट जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौके कितना हो जाएगा 60, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है? 4 डिग्री। 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछ चुका है मेरे दोस्त कि पृथ्वी को 1 देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। अब देख लेते हैं, थोड़ी सी और बात है कि यहाँ पर देशांतर है, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 देशांतर, अब जब मान लीजिए एक ये देशांतर हो गया, एक ये देशांतर हो गया, इन 2 देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो उस रेखाओं के, यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। गोरे कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। चलिए इतना तक तो हम लोग समझ गए। अब उम्मीद करते हैं कि अक्षांश और देशांतर में कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पर खत्म होता है, समाप्त होता है। आधा घंटा की क्लास हो गई और मिलते हैं, तब तक मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात हमें समझानी थी, जिस बात के लिए हम रुके थे वो बात हमसे छूटते हुए जा रहा है। तो देखिए कौन सी बात थी मेरे दोस्त, आप भी समझ लेंगे कि जो भारत है वह किस रेखा पर स्थित है? तो कर्क रेखा पर स्थित है। जो कर्क रेखा है वह भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है तो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह जो है 0 डिग्री है, यह 0 डिग्री है। तो कहता है कि भारत का जो दक्षिणी छोर है, भारत के दक्षिणी छोर और भूमध्य रेखा के बीच में कितनी किलोमीटर की दूरी है? तो यह दूरी पूछता है कितने किलोमीटर का है, तो लिखेंगे 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे और किलोमीटर लगा देंगे, यानी 876 किलोमीटर है। तो भारत के दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट से 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा के बीच में कितने किलोमीटर का दूरी है? तो 876 किलोमीटर का दूरी है। यही प्रश्न जो है हम कल चर्चा करेंगे। कल बिहार पुलिस के सेट डिस्कशन में इस प्रश्न को हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया से समझ चुके होंगे। तब तक मिलते हैं अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।